Yes, welcome to the physics lecture. In last lecture, we have seen about the magnetic field produced by the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो उसका कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। और उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, and even the formula for magnetic induction produced due to the circular current carrying conductor, even at its center as well as at the point along its axis, no doubt. And also we have seen the magnetic induction produced due to a solenoid as well as toroid. Okay, तो ये इतने सारे अलग अलग जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, तो उनके शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। ठीक है, कौन से पॉइंट पे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, चलो ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है वो तो हमको समझ में आ गया। चलो ठीक है, बट अभी हमको ये समझना है कि हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद द मूविंग चार्जेस एंड करंट्स। ओके, तो अभी नाउ वी हैव टू सी द इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी यहाँ तक का जो पार्ट है चैप्टर का, तो उस पार्ट में हमने क्या कवर किया कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये पार्ट हमने देखा। ओके, बट अभी just yes, so just we were discussing about the तो अभी इस पार्ट तक, मतलब यहाँ तक जो हमने देखा, तो यहाँ तक के पार्ट में हमने इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखा। अभी इसके आगे का जो पार्ट है उसके अंदर हमको ये देखना है कि हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद द डिफरेंट सिस्टम्स। तो ये जो अलग अलग करंट्स होते हैं, तो उनके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंटरैक्ट होता है, तो वो हमको देखना है नेक्स्ट पार्ट में। So let us start with the next part. Yes. Okay. So see here. Just wait. अच्छा, आप सभी ने पासवर्ड गनी में ही डाला ना ज्वाइन करने के टाइम? यस सर। ठीक है, चलो तो बेसिकली अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द चार्ज। एक सिंपल सा सिचुएशन हम अभी देख लेंगे कि जिसमें एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। ओके, तो अच्छा, उससे भी पहले हम ये देखना चाहते हैं कि तुमको पता होगा कि whenever charge enters or is kept in a electric field, what happens? याद है सभी को? What happens when a charge is kept in a electric field? It experiences a force, right? तो हमको ये ऑलरेडी पता है कि कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जैसे अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, suppose this is the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं। ओके, तो ये सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये चार्ज एंटर करता है, या चलो ये चार्ज जो है वो रखा जाता है, ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, और अगर मान लो एक चार्ज जो है
So suppose this is the charge. Okay, this is the charge. दिख रहा है, देखो ठीक से। तो चलो ठीक है, ये चार्ज अगर हमने यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, ये पॉजिटिव क्यू इतना चार्ज यहाँ पे रख दिया। तो व्हाट हैपेंस इज, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द force acts on this charge and that force is actually given by Q into E. Okay, ये बात अच्छी तरह से याद रखो। Okay, but अभी at the same time if we have an magnetic field, imagine करो एक magnetic field हमारे पास है, सेम वैसा ही suppose अभी यहाँ पे ये magnetic field है, okay, but we cannot call it as E in that case, बराबर। तो उसको हम E तो नहीं बोल सकते हैं, बट हमको क्या बोलना पड़ेगा, उसको B बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस कॉल इट एज B। ओके, तो अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने ये चार्ज रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, हाँ, तो उससे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज नॉट मूविंग, रिमेंबर। तो क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? तो समझ में आया ये बात ठीक से कि whenever a charge is kept in the electric field, it experiences a force which is given by Q into E. So product of charge and electric intensity will give us the magnitude of the force acting on that charge. Okay, but when the same charge is kept, just kept, not fired. So when the charge is kept in a magnetic field, it experiences no force at all. कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर ये यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, इफ सपोज दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन सपोज डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सपोज ये चार्ज मूव करने लग गया, v इतने मैग्नीट्यूड के साथ या v इतने वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, तो उस केस में इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, and that force is actually given by the formula Q into V into B, remember. So this force, because it depends on the charge, obviously, तो ये force जो है वो इस charge के ऊपर depend करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये force जो है it depends on velocity, and at the same time this force also depends on this magnetic induction of this magnetic field. तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या स्ट्रेंथ है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ओके, तो यस, सो बेसिकली ये फोर्स है, तो इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम जब कंबाइन करेंगे, व्हेन वी कंबाइन ऑल these 3 points, then we can be able to say that the force acting on this charge kept in moving in magnetic field is going to be this QEB in this way. बट उसके लिए ये जरूरी है कि वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, देखो ठीक से। वी कैन सी क्लियरली दैट द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक इंडक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पे जो है फोर्स जो है वो इतना हमको मिलेगा, बिल्कुल। बट कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो अलग डायरेक्शन में होता है और चार्ज जो है वो तो अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है। Suppose we have just wait. Suppose we have this same system. ये देखो अभी तीसरा सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि suppose we have the magnetic field B here
and the charge Q is actually moving in this magnetic field, but not at right angles to this magnetic field, but in the direction making an angle theta with this direct magnetic field. ओके ये देखो इस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है. चलो ठीक है. सो अभी इस केस में क्या होगा देखो. तो ये जो इसका वेलोसिटी है, तो दिस वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. ओके, तो इस वेलोसिटी को अगर हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो उसका बनेगा, तो उसको हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट. और दूसरा जो कंपोनेंट उसका होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया देखो. So in this way we can resolve this charge into two components, one of which will be horizontal and other one will be vertical. Okay, मतलब एक कंपोनेंट उसका जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन में रहने वाला है, जिसको हम बोल देंगे, ये जो कंपोनेंट है उसको बोल देंगे v cos theta, where theta is going to be the angle between the magnetic induction and velocity. Okay, and this another component will be called as v sin theta. Okay, तो अभी देखो ये जो v sin थीटा है, इसको हम v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. ये देखो इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज v परपेंडिकुलर. एंड ये जो v cos थीटा है, तो उसको हम v पैरेलल ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the magnetic induction. Okay, but here remember one thing, if this charge is moving in this direction here, then no force will be acting on this charge due to this velocity, because the charge is already moving in the direction of magnetic induction. So only perpendicular direction of velocity will matter. So ये हमने अभी अभी देखा कि charge must be moving perpendicular to the magnetic induction, then any force will act on this charge. So here in this case we can see clearly that the force acting on this charge is actually given by, okay, तो यहाँ पे force जो इस charge के ऊपर काम करेगा, तो वो कैसे निकालना होगा. तो उसके लिए देखो सबसे पहले आएगा Q, okay, that is the charge, but this should be multiplied with the perpendicular component of this velocity. Remember why? Because यहाँ पे हमने देखा कि जो चार्ज का जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, वही यहाँ पे फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसलिए फोर्स निकालने के लिए हमको ये v परपेंडिकुलर कंसीडर करना जरूरी है, याद रखो ठीक से. And that is to be multiplied with b, that is the magnetic induction again, so that we can just write this formula in full detail, like q into यहाँ पे v perpendicular के बदले क्या आएगा, v into sin theta ये आएगा. Okay, and that is to be multiplied with b as it is, right? So that we can write it as f is equal to q v b sin theta, correct है. And naturally it's found that, तो अभी नेचर के अंदर ही ये हमको पता चलता है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, we will have to turn our fingers of right hand from this v bar to b bar. मतलब हमको ये जो फोर्स मिलता है, तो वो फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालना पड़ता है. देखो ठीक से, if we have this force to be directed in this direction, तो वेलोसिटी जो है चार्ज के ऊपर, चार्ज का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये उसका वेलोसिटी हो गया. ये मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है. और अभी हम देखते हैं कि उसका जो फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टर्न आवर फिंगर्स ऑफ लेफ्ट राइट हैंड फ्रॉम दिस वेलोसिटी वेक्टर टू मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर. ऐसे हमको राइट हैंड के फिंगर्स टर्न करने पड़ेंगे, जिससे हमको जो डायरेक्शन मिलेगा फोर्स का, तो वो रहेगा, ये देखो ये ऐसा, समझा ठीक से. तो इट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फिगर. तो इस फिगर का जो प्लेन है, इस प्लेन से बाहर की तरफ ये डायरेक्शन रहेगा. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. And this force is actually directed at right angles to this velocity vector as well as magnetic induction vector, correct है. And that's why in the vector form this equation can be written as it is, as here. So यहाँ पे हम ये equation जो है, इसको हम vector form में देखो कैसे लिख सकते हैं. So this equation can be written in vector form in this way, f bar is equal to, f is a vector, right? So f bar is going to be equal to q, which is a scalar one,
and that is multiplied by V bar क्रॉस B बार। देखो ठीक से यहाँ पे फिर से एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का कितना इफेक्टिव यूज हुआ है हमारा। तो देखो ठीक से ये फॉर्मूला जो है, दिस इज द vector form of the Lorentz force. This force actually called as the Lorentz force. Remember, Lorentz force is the force acting on a charge whenever it is moving in the magnetic field. Actually, it is the Lorentz force is the force acting on a charge when the charge is moving in a combined electric as well as magnetic field. But we will just see it later. तो थोड़ा बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरह से लॉरेंट्स फोर्स मॉडिफाई किया जा सकता है when electric field is also present. But here in this case we are going to see just a magnetic field only. तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से फोर्स का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। ओके, सो वी हैव टू कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम दिस velocity vector to the magnetic induction vector, and the thumb will give us the direction of this force vector in this way. तो इस तरह से हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है। ओके, तो अभी एक हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया जाएगा और मैग्नेटिक इंडक्शन का भी डायरेक्शन दिया जाएगा। उससे आपको ये निकालना होगा कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, देखो ठीक से जस्ट ट्राई दिस योरसेल्फ। ओके, देखो ठीक से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है तो वो सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखो ठीक से, और मान लो कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। वेयर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक चार्ज? चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। देखो ठीक से मैग्नेटिक इंडक्शन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and the charge velocity of this charge is going to be in the upward direction. Okay, so tell me what will be the direction of the force acting on it. Apply the right hand rule. Yes, anybody? The force acting on it will be outwards. Remember, outwards into the plane of this figure. तो इस यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा, याद रखो ठीक से। चलो ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टेड इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन का, राइट। और मान लो कि वेलोसिटी जो है, the velocity is going to be this way, upwards. Okay, now tell me what is the direction of force acting on this charge? Yes, magnetic induction is this way, velocity is this way. What is the force? How to find it out? Simply turn your fingers of right hand from velocity vector to magnetic induction vector and see where thumb points out. Again it will be outwards, isn't it? Okay, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में वो रहेगा। चलो ठीक है, अगर तुमको थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके दिया, मान लो कि ये जो है ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो उस केस में क्या होगा बताओ? इफ द चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? इनवर्ड्स। वेरी गुड, चलो ठीक है। See another question now. Suppose we have a suppose the charge is moving
charge is moving in the downward direction like this, and suppose that the magnetic induction is going to be in this leftward direction here. What will be the direction of magnetic force acting on this charge? देखो चार्ज, सॉरी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन है। तो अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? Inwards. Again, yes, inwards only. Again, turn your fingers of right hand from V bar to V bar. तो V bar से V bar की तरफ हमको फिंगर्स टर्न करने हैं, जिससे हमको इनवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा और एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देता हूँ ठीक से, इसको ठीक से सॉल्व करो। Suppose we have a magnetic induction which is directed inwards into the plane of this figure, okay, which is expressed by the crosses, okay। ये जो क्रॉस से एक्सप्रेस किया जाता है तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो ठीक है। अभी इस मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर एक चार्ज एंटर करता है और वो भी मान लो कि इस डायरेक्शन में, देखो ठीक से ये डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। So what will be the direction of the force acting on that charge? This is the velocity. Okay, ये velocity का direction है और magnetic induction जो है वो यहाँ पे B है, but it is directed inwards into the plane of this figure. Then how will you get the direction of magnetic force acting on it? Upwards. Yes. वेलोसिटी, हाँ राइट अपवर्ड्स, क्योंकि देखो हमको सिंपली हमारा फिंगर्स टर्न करने हैं। ओके, वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन में हमको फिंगर्स टर्न करने हैं ऐसे, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में वो हमको मिलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, राइट है। ओके, सो इट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स लाइक दिस। यस, चलो ठीक है। अगर ये पार्टिकल जो है वो अगर इंटर करता है इस तरफ ऐसे, तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स होगा बताओ? Just again apply the right hand rule. Velocity से magnetic induction की तरफ fingers turn करो, तो we'll get the force acting on the particle leftwards. Okay, if the particle enters in this direction here, इस डायरेक्शन से इंटर करता है पार्टिकल, तो क्या होगा बताओ? What will the direction of force acting on this particle? Downwards. Downwards, correct है, बिल्कुल ठीक से। क्योंकि वेलोसिटी से हमको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमको फिंगर्स टर्न करने हैं, जिससे ही हमको ये फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा एक एग्जांपल देखो। अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स विद द सर्कल्स सराउंडिंग इट, व्हाट डज इट मीन? The magnetic field is going to be outwards in this space. Okay, इस स्पेस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये इसका मतलब है। जैसे क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही सर्कल के बीच में डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है। अभी ऐसे केस में देखो, अगर चार्ज इस तरफ इंटर करता है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है चार्ज का, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? देखो ठीक से, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हमको मिल गया, ठीक है। हाउ विल यू गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? अगेन अप्लाई द राइट हैंड रूल एंड सी व्हाट हैपेंस। वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ, मैग्नेटिक इंडक्शन तो बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, सो वी हैव टू अप्लाई दिस मैग्नेटिक राइट हैंड रूल लाइक दिस। तो जब ऐसा अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा फोर्स इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। चेक, इज इट? समझा ठीक से? अगर ये इस डायरेक्शन में अगर चार्ज इंटर करता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर चार्ज इंटर कर रहा है, तो ऐसे केस में ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ जल्दी? जस्ट अप्लाई द राइट हैंड रूल। देखो ठीक से, वेलोसिटी से सॉरी आउटवर्ड से ना मैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ, तो वेलोसिटी से मतलब ये वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है,
So when we apply the right hand rule here, then we'll get this in the leftward direction here. So the force will be acting in the leftward direction. चेक करो एक बार ठीक से, समझ में आ रहा है ठीक से? देखो ठीक से, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड्स, ओके। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण अगर ये वेलोसिटी इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमको वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स टर्न करने पड़ेंगे, जो कि ऐसा करना होगा हमको। ये देखो ऐसे, इस केस में हमको ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, नो डाउट। चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अभी एक बात, दो तीन बातें अच्छी तरह से याद रखो कि the force acting on the charge moving in magnetic field is going to be given by this formula q times of v bar cross b bar, करेक्ट है? जहाँ पे जिसमें अभी अगर मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड्स में, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको मिलेगा q इंटू v इंटू b इंटू साइन ऑफ थीटा, where theta is going to be the angle between v bar and b bar, remember, okay। so ये हमारा फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। चलो ठीक है, अभी this force will become zero in 4 different cases, remember। अब यहाँ पे ये फोर्स जो है वो जीरो कब कब बनेगा, तो देखो ठीक से, in what situations this force will become zero is, तो see, सबसे पहला सिचुएशन क्या बताया था, अगर वो चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, मतलब क्या कि अगर ये वेलोसिटी जो चार्ज का है वो अगर जीरो है, तो उस केस में मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, ओके। चार्ज पार्टिकल जो है इट इज एट रेस्ट, alright। So if it is at rest, then we can say that the velocity of the charged particle is zero, and since its velocity is zero, we can say that the no force will act on the charged particle, because v zero हो गया तो उसकी वजह से force भी zero हो जाएगा। This is the first case when the force becomes zero, okay। The second case when the force can become zero is the theta is zero, okay। Theta zero का मतलब क्या है, velocity is not zero, the particle is moving, but it is moving in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में अगर मूव करता है, देखो सपोज ये चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी भी क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। दैट मींस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो और थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180, ओके। तो थीटा का जीरो या 180 होना, इससे भी क्या होता है, फोर्स जीरो बन जाता है। दिस इज द सेकेंड केस व्हेन द फोर्स बिकम जीरो, रिमेंबर। तीसरा केस व्हेन द फोर्स बिकम जीरो, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा, अकेला चार्ज अगर किधर भी भटक रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी फोर्स एक्ट होगा, अगर चार्ज है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स अप्लाई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फोर्स विल बी जीरो इन दिस केसेस, वेलोसिटी मस्ट बी जीरो और थीटा मस्ट बी जीरो और बी मस्ट बी जीरो, और चौथा जो बनता है दैट इज क्यू मस्ट बी जीरो, मतलब चार्ज ही नहीं है पार्टिकल के ऊपर। अगर मान लो एक न्यूट्रॉन हमने फायर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितना भी हाई स्पीड से फायर करने दो कोई फायदा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं होता है। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो मास भले उसका कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल is going to be zero just because it doesn't have any charge, okay। तो वैसे तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल बात है, बट जब एमसीक्यू पूछा जाता है तो इसी बात के ऊपर पूछा जाता है, और यही बात की वजह से कंफ्यूजन में आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और उसकी वजह से वो एमसीक्यूज का गलत आंसर निकालते हैं। याद रखो ठीक से, कभी कभी बोला जाता है कि charge particle of magnitude 5 microcoulomb is kept in a magnetic field of magnitude or of induction so and so, dear y, and find out the force acting on the particle।
और हम सोचते बैठते हैं, मल्टीप्लाई करते बैठते हैं, लेकिन हमको ये याद होना चाहिए कि whenever the charged particle is supposed to be kept only, अगर वो kept मतलब क्या, रखा हुआ है ना, स्टेशनरी है वो, so how can the force will act on it? so ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन 0 भी होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने सुना रहता है कि whenever charged particle is in the magnetic field, it experiences a force। so सिर्फ ऊपर ऊपर से मत सुनो। तो क्या कहा कि whenever charged particle is moving in a magnetic field or is moving with a at least one component of velocity, non-zero component of velocity perpendicular to the magnetic field, क्योंकि मूविंग भी अगर रहेगा तो भी अगर वो अगर एंटी पैरेलल या पैरेलल डायरेक्शन में अगर मोशन में है तो भी कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसलिए हमको एक तो चार्ज पार्टिकल चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, और चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में होना चाहिए, और वो भी उसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल करना चाहिए, ताकि एक तो भी उसका कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करे और उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है, तो वो फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जरूर हमको यहाँ पे जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ता है। जरूर ये बात याद रखो ठीक से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सी ये फॉर्मूला का नेचर तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला एंड हाउ दिस फॉर्मूला बिहेव्स। ओके, बट अभी एक्चुअल नेचर जो है वो हमको अभी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी हम ऊपर के लेवल से उसको देखने वाले हैं। तो देखो ठीक से, अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ, और मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर। ओके, ये प्लेन, ये सपोज एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स। ओके, ओके, जस्ट इमेजिन करो तुम, चलेगा? देखो मैं ऐसा करता हूँ, ओके, देखो ठीक से, ये यहाँ पे जो जहाँ पे पॉइंट्स है, मतलब क्रॉसेस है, तो वो समझ लो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी देयर इन द इनवर्ड डायरेक्शन। वो इमेजिन ही करना पड़ेगा तुमको। चलो, ये सपोज इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। ओके, वी विल शो द बाउंड्री ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हो गया बाउंड्री। देखो ठीक से, okay, this is the boundary of magnetic field। Okay, and suppose that a charge q just enters into this magnetic field, suppose with the speed v here। तो v इतने स्पीड के साथ एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे एंटर करता है, सपोज इस डायरेक्शन में, और मूव करते करते मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाके यहाँ पे आ जाए, आ गया सपोज टिक इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रहा है। ओके, अभी सोचो और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल in this position, where the particle is moving in this direction here with the speed v here। so what will be the direction of the force acting on this particle? tell me fast। देखो वेलोसिटी राइट वर्ड्स है, अभी अभी तो हमने किया ना,
velocity rightwards और in magnetic induction inwards. Okay, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन है. ओके, तो उसकी वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? जरूर अपवर्ड्स होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसा करेंगे, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, उसको यहां से इंटर कराते हैं. नो प्रॉब्लम. सपोज द चार्ज पार्टिकल enters in this direction here and comes at this point and is moving in this direction here. ओके, जैसे ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा भी इतने स्पीड के साथ, तो उसके ऊपर फोर्स की कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा? जब बताओ जल्दी. अभी देखो, वेलोसिटी इस तरफ है और राइटवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में है. So if we turn our fingers of right hand from velocity to magnetic induction, then we get the direction upwards, right है? So upward direction में उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा. ठीक है, तो इस अपवर्ड फोर्स के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सी डायरेक्शन में टर्न होगा? बताओ. ये फोर्स क्या करेगा? उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं? जरूर करेगा. यस, सो द पार्टिकल विल मूव along the curve. तो सपोज ये जो पार्टिकल है इस तरह से कर्व के डायरेक्शन में मूव होता है, इट विल जस्ट गो ऑन टर्निंग मोर एंड मोर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ओके, ये जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, इस फोर्स के कारण जरूर उसको इस डायरेक्शन में टर्न तो होना ही पड़ेगा. चलो ठीक है, वंस इट गोज ऑन टर्निंग and becomes perpendicular becomes like this. तो अभी ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, अभी मुझे बताओ what will be the direction of the force acting on this particle at this point here. तो यहाँ पे जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अभी इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा? बताओ. देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड्स है. So just apply the right hand rule directly and see the direction of thumb, which is going to be in the rightward direction. Correct hai? So because of that we can say that the force acting on this particle in this position will be directed rightwards. Okay, what will this force make this particle to turn in? ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पार्टिकल को और टर्न करने के लिए ट्राई करेगा. So the particle will go on more and more turning more and more and its velocity will go on turning in this way here. तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो उसका है वो और ज्यादा टर्न होता जाएगा और ऐसा बन जाएगा सपोज. चलो ठीक है, एंड अल्टीमेटली सपोज एट वन पॉइंट द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर. ओके, अगर इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करने लग गया, अभी फिर से अप्लाई करो राइट हैंड रूल और मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा. देखो, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेफ्टवर्ड्स और मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड्स है. सो इफ वी अप्लाई द राइट हैंड रूल and turn our fingers, then we get the downward direction. करेक्ट है? So downward direction में ये force जो है वो यहाँ पे काम करेगा, जिसके कारण हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि the force and in this position will be directed in the downward direction. Okay, चलो ठीक है. So force is going to be in the downward direction. Yes. Now because of this force, the particle will just go on turning more and more, and we can see clearly that the particle will go on bending. मतलब इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और ज्यादा बेंड होता जाएगा इस डायरेक्शन में. ऐसे देखो. So if we see carefully, the velocity of particle will go on bending like this, and at one point, at a particular point, it will become downwards. So velocity is going to become downwards now in this position. Now tell me what will be the direction of force acting on this particle. Yes. तो देखो, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड्स है. So if we turn our fingers of right hand from Right side. to, yes, very good, right side. So because of that, the force can be shown to be acting on this particle in the rightward direction like this. Okay, so this is the direction of the force acting on the particle. Okay, now this force will make this particle to bend more. The velocity of this particle will change in direction continuously, and ultimately the particle will reach at the same point where it was started with, and once again the same story will get repeated. Okay, so see here what is the interesting thing is happening here is whenever we apply the right hand rule at this point, we get the direction of the force in this way. Okay, whenever we apply
and this force makes the velocity of this particle change in magnitude, due to which the particle starts moving in the upward direction at this point here. And because of that, we'll see whenever the particle is moving in the upward direction here, what happens is the force also changes its own direction automatically. So when the force is acting in this direction, this force makes this particle to move in this direction here. So its velocity is going to change due to this force only. And at every point, this same thing happens actually. This force tries to change the direction of the velocity continuously, and the direction of the force depends on the direction of velocity itself. देखो ठीक से यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है फोर्स का, तो फोर्स F बार इज इक्वल टू Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार, करेक्ट है. सो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है, और फोर्स जो है वो खुद वेलोसिटी का ही डायरेक्शन चेंज करता है. देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करता है. लेकिन एक बार फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा, मतलब ही उस पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा, और वो वेलोसिटी चेंज होने के वजह से उस फोर्स का डायरेक्शन फिर से ऑटोमेटिकली चेंज होगा. सो ये इंटरडिपेंडेंट है, देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. And because of this, we can see clearly that how the particle goes on performing circular motion once it enters into the magnetic field. So as soon as this particle enters into the magnetic induction or magnetic field, the particle starts performing uniform circular motion along the circumference of a circle, whose radius is decided by this formula. Because we have the formula for the centripetal force. Centripetal force acting on a particle which is performing circular motion is given by mv square upon r, and the centripetal force which is necessary for the circular motion is actually provided by this magnetic force here. And hence if we just equate these two values, ये और ये अगर हमने equate किया फॉर्मूले, और यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और फोर्स जो है वो ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये दोनों जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे. और परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे थीटा जो है वो 90 होने के कारण हमेशा यहाँ पे साइन 90 जो है, मतलब साइन थीटा जो है वो हमेशा ही 1 बनेगा. सो इसको हम F इज इक्वल टू सिंपली Q इंटू V भी लिख सकते हैं. साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा इज ऑलरेडी 1. And now if we equate this force F is equal to QVB with this force F equal to mv square upon r, then we can be able to find out the radius of the circle. So we can see QVB is actually equal to mv square upon r. So we can see clearly that here this velocity will just get cancelled once. तो ये जो velocity है उसको अगर हम एक बार कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हम देख सकते हैं आराम से QB is equal to mv upon r, करेक्ट है. जिसको ही यूज करके इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि r is going to be equal to QB upon mv, उल्टा सॉरी, mv upon QB, करेक्ट है. So this is actually going to be the formula for the radius of the circle in which this particle will revolve. Okay, so remember correctly that the radius of the particle, radius of the circle in which this particle will circulate is going to be found out by using this formula. It depends on mass of this particle, it depends on velocity of the particle, it depends inversely on the charge on the particle, and it depends inversely on the magnetic field also of this induction of magnetic field here. तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना था. चलो ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट जो इसका है तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो अभी इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यस आई विल एंड द लेक्चर हियर. ओके, नो डाउट. सो just thank you